और आइए अब बात करते हैं पश्चिमी एशिया की, जहां युद्ध फैल चुका है। इजराइल अपने खिलाफ सक्रिय सभी लड़ाकों के गुटों को सीधे चुनौती दे रहा है। हमास, हिजबुल्लाह और फिर अब हूती भी विद्रोहियों की उस सीधे तौर पर अब इजराइल के निशाने पर है। वो उनके ठिकानों पर अब इजराइल ने लगातार हमले तेज कर दिए हैं। अमेरिका भी इजराइल की मदद के लिए कई हजार सैनिकों को वहां पर भेज चुका है। इस बीच भारत की भी निगाह लगातार पश्चिमी एशिया पर जो अशांत माहौल है उस पर बनी हुई है। इसी मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू से बातचीत की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू से पश्चिम एशिया के हाल की घटनाओं पर बात हुई। दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है कि हिंसा को बढ़ने से रोका जाए और सभी बंधकों को सुरक्षित रिहा किया जाए। भारत शांति और स्थिरता की बहाली की दिशा में सभी कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। दरअसल भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों को इस युद्ध में कई और देशों के उतर आने की आशंका बनी हुई है। इनमें सबसे अहम है ईरान, जिसे लेकर डर बना हुआ है कि वो कभी भी हिजबुल्लाह के समर्थन में जवाबी कार्रवाई इजराइल की तरफ कर सकता है। लेकिन उसे देखकर लगता है कि उसने अभी अपना सब्र फिलहाल तो बनाया हुआ है। ईरान का सब्र कब टूटेगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन उसका डर बना हुआ है। इस सब के बीच इजराइल के अब जो 3 तरफा हमले इजराइल से किए जा रहे हैं उसको आपको इस ग्राफिक के जरिए समझाते हैं। ये इजराइल, ये मुल्क लगा हुआ भूमध्य सागर से, और उसके उत्तर में लेबनान है। लेबनान में नसरुल्लाह को मारा, उनके मुखिया को, और वहाँ पर लगातार हमले कर रहा है, ये आपने देखा है। और एक रिहायशी बिल्डिंग को निशाना बनाकर हमला किया गया था। इसमें 2 लोगों के मारे जाने और 16 के घायल होने की खबर आई। और उसके बाद मिल रही जानकारी के मुताबिक मारे गए लोगों में एक अल जामा अल इस्लामिया का सदस्य है, और ये एक सुन्नी राजनीति है और जो कि सैन्य गुट है जो कि हिजबुल्लाह शिया मलिशिया के साथ जुड़ा है। हालांकि इसका अभी इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रहे संघर्ष में कोई खास भूमिका अब तक सामने नहीं आई है। इसी हमले से जुड़ी एक और जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक निशाने पर हिजबुल्लाह, हमास या फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के सदस्य नहीं बल्कि पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन PFLP के 3 कमांडर थे। ये गुट मौजूदा लड़ाई में बहुत अधिक सक्रिय नहीं है, लेकिन 1990 के दशक में यह इजराइल के खिलाफ गतिविधियों में शामिल था। दूसरा हमला जो इजराइल से हो रहा है वो उसके दक्षिण में है, यमन में। यमन में हूती के ठिकानों पर इजराइल ने हमला करना शुरू कर दिया है। हमले में पावर स्टेशन और पोर्ट को निशाना बनाया गया। बंदरगाह शहर हुदैदा को निशाने पर लिया है। बड़े आग और धुएं का बड़ा गुबार यहाँ पर देखा गया। लास ईसा पर भी हमला किया गया। इससे इन जगहों पर बिजली चली गई। इजराइल का कहना है कि वह हूती के ऐसे ठिकानों को निशाना बना रहा है जहां ईरान से हथियार की सप्लाई होती है। हूती लाल सागर से गुजरने वाले जहाज़ों को निशाना बनाता ही रहा है। एक दिन पहले ही उसने तेल अभी के बिन गुरियान एयरपोर्ट तक मिसाइल दागी, जिसे हवा में ही रोक लिया गया। इसके बाद इजराइल ने हूती पर अपने हमले शुरू कर दिए। ये वो तस्वीर इस ग्राफिक्स में आप देख पा रहे हैं। तीसरी तस्वीर, अमेरिकी सेंट्रल कमांड फोर्स ने सीरिया में 2 ठिकानों पर हमला किया है। अमेरिका से सीरिया पर हवाई हमला किया गया है। इसमें 37 आतंकवादियों के मारे जाने का दावा अमेरिका ने किया। ये आईसिस और अल कायदा से जुड़े संगठन हुर्रास अल दीन के आतंकी बताए गए। रिपोर्ट्स ये भी आई कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के भाई माहिर के दमिश्क के ठिकाने पर भी हमला किया गया है, जिसके बाद से माहिर के साथ कोई संपर्क नहीं हो पाया है। माहिर सीरियाई सेना के 4th डिवीजन के कमांडर हैं, और जैसा हमने बताया, ताज़ा खबर यह कि अमेरिका पश्चिमी एशिया में कई हजार सैनिकों को भेजने जा रहा है। इसके अलावा F-16 और F-22 लड़ाकू विमानों के कई स्क्वाड्रन भी अमेरिका ने भेजे, जिससे वहां अमेरिका की एयर पावर अब दोगुनी हो गई है, जो कि पहले से ही काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। इस सब के बीच ईरान कह चुका है कि हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत का बदला वो ज़रूर लेगा। इसके साथ ही ईरान ने अपने सबसे बड़े नेता अयातुल्लाह अली खमैनी का ठिकाना बदल दिया है और देश के ही अंदर किसी सुरक्षित जगह पर उनको रखा गया है, जहां पर काफ़ी सख्त सुरक्षा व्यवस्था का दावा है। हिजबुल्लाह चीफ की मौत के अगले दिन अयातुल्लाह अली खमैनी ने कहा था कि वो लेबनान के लोगों और हिजबुल्लाह के साथ हैं पूरी तरीके से, और इजराइल से मुकाबला हर हाल में करेंगे। ईरान लगातार ये बात कह रहा है, तो लेकिन जवाबी हमले में उस तरह सक्रिय नहीं हुआ है जैसे कि आशंका जताई जा रही थी। ईरान क्या हमला करेगा
या किसी और वक्त का इंतज़ार कर रहा है, या फिर इजराइल को ये यकीन हो चला है कि उसके दुश्मन देश उसे सिर्फ धमकी दे रहे हैं, करेंगे कुछ नहीं। इसी मुद्दे पर आइए बातचीत करते हैं। अब ईरान की स्ट्रेटेजी अब आपको क्या समझ में आती है? ईरान रिटेलिएट करेगा या टाइम लेगा? साहब, मेरा नाम दिनकर है, दीपांकर नहीं। माफी चाहता हूं दिनकर जी। ईरान की स्ट्रैटेजी क्या है, आगे कैसा क्या होगा, ये कहना तो इस समय मुश्किल है। लेकिन अगर अभी तक का देखा जाए तो उन्होंने बड़ा संतुलित पोजीशन रही है। और जैसा आपको याद होगा, जब हनेये का असैसिनेशन हुआ था, एक बहुत बड़ा प्रोवोकेशन था। उसके बाद भी उन्होंने उसके जवाब में इजराइल पे कोई डायरेक्ट हमला नहीं किया। ज्यादातर प्रोवोकेशन तो इजराइल की तरफ से ही हुए अभी तक। और इस बार क्या करेगा ये कहना मुश्किल है, मगर मैं ये आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि यूएन जनरल असेंबली की स्पीच में ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने फिर से न्यूक्लियर डील को रिवाइव करने की बात की है। तो ये इस चीज़ का संकेत देता है कि इजराइल अभी भी समझौते और बातचीत से कोई हल निकालने के लिए तैयार है। जी, हानिये के बाद जब हानिये को मारा तब भी जैसा कि आपने कहा, ईरान ने उस तेज़ी से रिटेलिएट नहीं किया जैसे करना चाहिए था। इजराइल ने मारा था उनको। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस वक्त भी क्या ईरान तैयारी कर रहा है, या फिर अमेरिका की फोर्सेस इतनी बड़ी संख्या में आसपास आ गई हैं, इस डर से ईरान चुप बैठा हुआ है? साहब, अमेरिका की फोर्सेस तो पहले भी थी और उसके और बढ़ गई हैं। उससे उतना क्या फर्क पड़ता है। उसके बावजूद उन्होंने हमला नहीं किया। तो ये इसका श्रेय कुछ हद तक आप ईरानियन लीडरशिप को भी देंगे। मैं ये नहीं कहता कि अमेरिकन फोर्स लेवल का इस पे कोई असर नहीं है, लेकिन ये, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, ईरानियन लीडरशिप ने अभी तक बड़े ही बैलेंस वे में रिएक्शन दिया है। जी। और इसके साथ मैं ये भी आपको के दर्शकों को याद दिलाना चाहूँगा कि प्रेसिडेंट बाइडेन भी कोशिश कर रहे हैं कि ये तनाव आगे ना बढ़े। उन्होंने खुल के कई बार इजराइल को चेतावनी दी है कि वो इस लड़ाई को आगे ना बढ़ाएं। और इसके साथ अमेरिका और फ्रांस ने एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया है 21 दिन तक सीज फायर करने के लिए। और उम्मीद है कि उस पर दोनों तरफ के लोग उस पर राज़ी होंगे। हमने ये भी देखा है श्रीवास्तव जी, इस पूरी लड़ाई में ईरान जब हिजबुल्लाह पे अटैक हुए पिछले 7-8-10 दिन में, अब तो नसरुल्लाह को साहब को मार गिराया पिछले हफ्ते, ईरान सबसे बड़े समर्थक देश के तौर पर सामने आया। और ईरान की ये जो चुप्पी है, क्या ये हिजबुल्लाह को समझ में आ रही होगी? क्यों ये चुप्पी है? और हिजबुल्लाह नहीं चाह रहा होगा कि ईरान उसके समर्थन में रिटेलिएट करे या उसके साथ खड़ा हो इस लड़ाई में? साहब, मैं कोई हिजबुल्लाह का प्रवक्ता तो हूँ नहीं। हिजबुल्लाह को उम्मीद होगी, लेकिन इसके साथ ये भी सोचना चाहिए कि हिजबुल्लाह ने खुद भी अभी तक कोई बहुत बड़ा हमला नहीं किया। इनके नसरुल्लाह के असैसिनेशन के पहले अगर आप देखें तो उन्होंने छुटपुट हमले किए हैं। उनके पास इतना बड़ा आर्सेनल है, वो उन्होंने नहीं उसका इस्तेमाल किया। इसका तो हिजबुल्लाह ने खुद काफ़ी पेशेंस और के साथ काम किया है। एक रिस्पॉन्स और चाहूँगा मैं आपसे श्रीवास्तव जी। क्या आपको लगता है कि ये इजराइल इस बार अपने तमाम जो सो कॉल्ड दुश्मन हैं, हमास, हूती, हिजबुल्लाह, उनको ख़त्म करके ही दम लेगा क्या, जिस तरह का एग्रेसिव रुख अपनाया हुआ है नेतन्याहू ने? देखिए, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने खुद कहा है कि हमास को ख़त्म नहीं किया जा सकता।
हमास तो एक आइडियोलॉजी है, ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल नहीं है। और ये शायद सभी गुरिल्ला ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कहा जा सकता है। इसमें हूतीज भी हैं, और आपको याद होगा कि हूतीज ने सन 14 से सऊदी अरेबिया से मुकाबला किया। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस में कोई सेंट्रल कमांड तो उतना ऐसा होता नहीं है। एक आइडियोलॉजी है, उसको ख़त्म करना जी पॉसिबल नहीं है। चलिए दिनकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। तो मामला मध्य एशिया में काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुका है। हालात दिन पर दिन टेंस होते जा रहे हैं। कहाँ किस दिशा में लड़ाई जाएगी ये सोचना भी इस वक्त काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है। आज खबरों की खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।